भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है, वहां राजनीतिक अस्थिरता कायम है। नेपाल के राजनीति में इस समय उथल पुथल मचा हुआ है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार में कौन बनेगा पीएम, उसके लिए कई दिनों से कयास लग रहे थे। लेकिन कयासों का बाजार तब खत्म हो गया जब 12 सितंबर की शाम में नेपाल को एक नया प्रधानमंत्री मिल गया। नाम है सुशीला कार्की। अब सवाल यह है कि सुशीला कार्की कौन है। इसके अलावा हिंसा के बाद नेपाल की कमान संभालने के बाद सुशीला के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी। चलिए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल नेपाल में जेएनसी के विरोध प्रदर्शन के बाद राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। नेपाल में अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कार्की को मिली है। सुशीला नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। किसी भी देश में तख्तापलट के बाद देश की कमान संभालना चुनौतियों से भरा होता है। नेपाल के पीएम सुशीला के सामने सबसे अहम चुनौती है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। नेपाल का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि यहाँ बार बार सरकारें बदली हैं और चुनावी धांधली के आरोप लगे हैं और सत्ता की लालसा में लोकतंत्र कई बार शर्मिंदा हुआ है। जेएनजी और नागरिक समाज को उम्मीद है कि सुशीला कार्की इस बार नेपाल में कुछ अलग करेंगी। एक मजबूत चुनाव आयोग, स्वतंत्र पर्यवेक्षक और निष्पक्ष मीडिया, इन तीनों पर भरोसा कायम करना उनके लिए सबसे जरूरी है। नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ही जाना जाता है। अब नेपाल में एक भयावह हिंसा में 51 लोगों की मौत हो गई थी। अब वही जनता चाहती है कि इस आंदोलन की जवाबदेही तय हो। सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री बनने से पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई, जिनकी वजह से जाने गई, उनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा सरकारी अफसरों और नेताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई और भ्रष्टाचार मामलों की तेजी सुनवाई उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका न्यायपालिका का अनुभव इसमें उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। नेपाल की नई पीढ़ी यानी जेएनजी अब सिर्फ वोटर नहीं है, बल्कि विचारों की क्रांति का वाहक बन चुकी है। इसी पीढ़ी के एक वर्ग ने सुशीला कार्की के उम्र को मुद्दा बनाकर विरोध भी किया था। अब कार्की के सामने इस पीढ़ी के साथ तालमेल बनाना एक बड़ी चुनौती है। भारत और नेपाल के रिश्ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से गहरे रहे हैं। सुशीला कार्की का भारत से रिश्ता भी बेहद खास रहा है। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया और भारत में लंबा वक्त बिताया। उनका कहना है कि भारत ने नेपाल की हमेशा मदद की है और उन्हें भारत से बेहद सकारात्मक अनुभव रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं कि नेपाल की अंतिम सरकार की पीएम सुशीला कार्की आखिर कौन है। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। सुशीला कार्की ने 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल से कानून की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने 1989 में विराटनगर में कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। 1975 में महेंद्र मल्टीपल कैंपस धरान में सहायक शिक्षिका के रूप में काम किया। वह 2007 में सीनियर एडवोकेट बनी। उन्हें 22 जनवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जस्टिस नियुक्त किया गया और वह 18 नवंबर 2010 को जस्टिस बन गई। कार्की ने 13 अप्रैल से 10 जुलाई 2016 तक कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में और फिर 11 जुलाई 2016 से 7 जून 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी काम किया है। फिलहाल सुशीला कार्की नेपाल के पीएम पद का शपथ ले चुकी हैं और सुशीला के सामने नेपाल में फैले अशांति को कम करना और देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, इसके अलावा देश के चुनाव आयोग को निष्पक्ष करने जैसे कई सारी चुनौतियां सामने हैं। अब देखना होगा कि सुशीला के पीएम बनने के बाद नेपाल के हालात आने वाले समय में क्या होते हैं। सुशीला के पीएम बनने से क्या जेएनजी अपना आंदोलन खत्म करते हैं या फिर नेपाल में हिंसा और उग्र होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।